अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यू आर वाचिंग बाय द वे कज़न्स और आज हम ओनरशिप के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये तमाम हमारे टॉपिक्स थे जो हम कवर कर रहे थे और हमने इनमें से कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ओनरशिप हमने देख लिया था। उसके साथ साथ हमने ओनरशिप राइट्स बाय जूरिस्ट हिल्बर्ट भी देख लिए थे और फिर हमने बहुत डीपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप बाय ऑस्टिन भी पढ़ी थी। और फिर इसके बाद हमने कुछ काइंड्स ऑफ ओनरशिप भी पढ़ी थी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी काइंड्स होती हैं लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ मेजर काइंड्स हमने ओनरशिप की पढ़ी थी। तो आज हम बेसिकली मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ओनरशिप हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहला एक तरीका जिसके थ्रू हम ओनरशिप को ले सकते हैं तो ये परचेजिंग है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन वे भी है पर ओनरशिप लेने का। अब यहाँ पर बेसिकली परचेजिंग के अंदर दो पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी जो होती है वो सेलर होती है और एक पार्टी जो होती है बायर होती है। और यहाँ पर बेसिकली ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ली जा रही होती है, यानी कि जो बायर होता है जो ओनरशिप ख़रीद रहा होता है किसी पर्टिकुलर एसेट की या किसी प्रॉपर्टी की, तो उसके रिटर्न में वो कंसिडरेशन देता है। कंसिडरेशन वैसे नॉर्मली मनी की सूरत में दी जाती है। ठीक है, बेसिकली कंसिडरेशन हम उसको बोलते हैं जो आप किसी चीज़ के एवज़ दो। ठीक है, इन रिटर्न आप किसी चीज़ के रिटर्न में आप उसको दो। तो यहाँ पर नॉर्मली परचेजिंग जो होती है वो मनी के थ्रू हुई जा रही होती है। लेकिन नॉर्मली और भी एग्जांपल्स हमें मिल सकती हैं कंसिडरेशन की। मोस्टली यहाँ पर हमें एक और कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। मोस्टली लोग गोल्ड लेकर भी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंसिडरेशन देकर उसको ख़रीदा जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को, एसेट को। सेकंड कॉमन वे ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप हमारे पास इनहेरिटेंस है, यानी कि वर्सा। ठीक है, वर्सा के अंदर भी हम ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास वे मौजूद होता है, वो होता है गिफ्ट का। ठीक है, गिफ्ट के थ्रू भी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। गिफ्ट के थ्रू भी ओनरशिप को एक्वायर करवाया जा सकता है। परचेजिंग और गिफ्ट के अंदर डिफरेंस यही है कि परचेजिंग में मतलब कंसिडरेशन के एवज़ ओनरशिप को लिया जा रहा होता है, जबकि गिफ्टिंग के अंदर ये वॉलंटरी ये एक्ट होता है। ठीक है, और वॉलंटरी जो ओनरशिप होती है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि परचेजिंग के अंदर कंसिडरेशन की एक्सचेंज के अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। सो अनदर वे वी हैव ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप इज़ एक्सेशन। अब एक्सेशन बेसिकली होता क्या है, इसमें किसी ऑलरेडी ओन्ड प्रॉपर्टी के अंदर मज़ीद आइटम्स का इजाफ़ा कर कर उस ओवरऑल प्रॉपर्टी की ओनरशिप को एक्सेस किया जाता है, यानी एक्वायर किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लैंड है और उसका ओनर है ए। ठीक है, और अब बी उस लैंड के ऊपर अपनी मटेरियल को इन्वेस्ट कर देता है, अपना रॉ मटेरियल इन्वेस्ट करके कोई बिल्डिंग खड़ी कर देता है। ठीक है, अब वो बिल्डिंग एक्चुअली ओन कौन करेगा? वो जो बिल्डिंग होगी वो ए ही ओन करेगा, क्योंकि वो जो लैंड है वो प्रिंसिपल थिंग है, जबकि जो मटेरियल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया वो एक्सेसिव मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि वो एक एडिशनली तौर पर बी ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। अब इस केस के अंदर बी अपनी कंपनसेशन तो डिमांड कर सकता है अपने मटेरियल की, लेकिन उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता, जबकि जो ए है वो अब ओवरऑल प्रॉपर्टी को, इवन उस स्ट्रक्चर को भी ओन कर लेगा। तो इस तरह से ए को एक्सेशन मिल जाएगी कि उसकी लैंड के साथ साथ अब वो ओनर है उस स्ट्रक्चर का भी। नाउ ऑक्यूपेंसी, इट इज़ अनदर वे ऑफ ऑक्यूजिशन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, यानी कि जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी वो अगर किसी की ओनरशिप में नहीं है, ठीक है, वो ऑनरलेस प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में अब जो फर्स्ट पर्सन उसको उसकी पोजेसन हासिल करेगा, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको अपनी पोजेसन में लेगा, वो उसका ऑनर यानी उसकी ओनरशिप को ऑक्यूपाई कर सकता है। यानी कि फ़र्स्टली किसी ऐसी वेंडर प्रॉपर्टी को अगर कोई बंदा उठाए और उसको अपने पास रख ले इस इंटेंशन के साथ कि अब वो उसका ओनर है, अब वो अपनी उसका इस्तेमाल करेगा, अपनी पोजेसन में रखेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ऑक्यूपेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट लीगल सिस्टम के हिसाब से ये जो रूल है ये डिफ़र कर सकता है।
इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी शोर पर एक बंदा है, उसको कोई नेकलेस पड़ा हुआ मिला है, ठीक है। अब उस नेकलेस को वो उठाकर अपनी फुल इंटेंशन के साथ अपने पास रख लेता है, इस नियत के साथ कि वो अब उसकी पोजीशन में उसको ले रहा है। तो अब वो ऑक्यूपाई कर लेगा उस नेकलेस की ओनरशिप को। लेकिन अगर उस बंदे से पहले कोई और बंदा उसको ऑक्यूपाई कर लेता, अब ए नहीं उसके ऊपर क्लेम कर सकता कि मैं इसका ओनर हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें इस ऑक्यूपेंसी की फ़र्स्ट शर्त ये है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा जो उसको ऑक्यूपाई करेगा वही इसका ओनर होगा। अब डिफरेंट लीगल सिस्टम के अंदर ऑक्यूपेंसी के लिए डिफरेंट लॉज मौजूद हैं। कुछ ऐसे लीगल सिस्टम्स जो मतलब इस तरह से कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने किसी प्रॉपर्टी को अपनी मतलब एक्विजिशन में लिया है, ठीक है, अपनी ऑक्यूपेंसी में लिया है, और पर्टिकुलर टाइम वो ऑलरेडी उनके लॉज के अंदर डिफाइंड टाइम होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के तक वो उसको अपने पास रखता है, तो अब उसकी जो ऑनरशिप होगी उसके उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अनदर वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप वी हैव क्रिएशन, यानी कोई भी पर्सन अपनी खुद की प्रोडक्ट क्रिएट कर कर उसका ओनर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ओनरशिप टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीज़ों की हो सकती है, यानी कि यहाँ पर क्रिएशन टेंजिबल चीज़ों की भी मतलब ओनरशिप को ऑक्यूपाई करना है, और इनटेंजिबल चीज़ों की को क्रिएट करके उनकी ओनरशिप को भी ऑक्यूपाई करना, दोनों चीज़ें इस पोर्शन में शामिल हैं, ठीक है। अब इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे कि कोई पर्सन है वो अपना सॉन्ग कंपोज कर रहा है, ठीक है, तो अब उसका जो सॉन्ग है वो इनटेंजिबल थिंग है। जबकि अगर कोई बंदा है वो अपनी किताब लिख रहा है, अपनी कोई पिक्चर पेंट कर रहा है, ठीक है, तो अब ये टेंजिबल थिंग्स हैं। नाउ अनदर वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप वी हैव एक्सेशन टू कन्फ्यूजन। अब इसमें होता क्या है, जब कोई कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ आपस में मिक्स्ड हो जाएं और उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो, उनकी पहचान करना इम्पॉसिबल हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब क्या होगा, ठीक है। इस सबको मिल जाना, ठीक है, इनको हम फंजिबल गुड्स कहेंगे जो आपस में मिल सकते हो, ठीक है, मिक्सचर फॉर्म कर सकते हो। अब ऐसी कंडीशन में जब दो ऑनर से उनके ऐसे फंजिबल गुड्स आपस में मिक्स्ड हो गए, तो अब यहाँ पर उनको अब सेपरेट करना भी इम्पॉसिबल है, उनकी पहचान करना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिसके पास उन गुड्स की पोजेसन होगी वो उन्हीं की ओनरशिप में चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है, हर लीगल सिस्टम का अपना अलग लॉ होता है, तो वहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह का भी एक्विजिशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये भी एक वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप है। नाउ प्रिस्क्रिप्शन, अब ये एक और वे ऑफ एक्विजिशन है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी किसी और बंदे की ओनरशिप में हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आकर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी पोजेसन हासिल कर ले और क्लेम करने लगे कि वो उसकी ओनरशिप में है, और पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है, अब ये डिफरेंट लीगल सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो उस लीगल सिस्टम के लॉ ने डिस्क्राइब की हुई है वो उसकी पोजेसन अपनी पोजेसन में रखता है और ओनरशिप को क्लेम करता रहता है। तो अब इस कंडीशन के अंदर ओनरशिप उस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रिस्क्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्यूपेंसी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट है। ऑक्यूपेंसी के अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो ऑनरलेस प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ओनरलेस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा बंदा आकर एक्वायर कर रहा था। लेकिन प्रेस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी किसी की ओनरशिप में है, और फिर उस ओनर प्रॉपर्टी को कोई बंदा आगे ऑक्यूपाई कर रहा है। पाकिस्तान के लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर जनरल रूल फॉर प्रेस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड है। इसके मुताबिक जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो मूव नहीं करवाई जा सकती, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड डिफाइंड है, और इवन जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए अलग से टाइम डिस्क्राइब्ड है, यानी कि जिनको मूव करवाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेता है और 12 साल तक उसको अपनी पोजेसन में रखता है, और उस दौरान, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान कोई उसकी पोजेसन को इंटरप्ट नहीं करता, क्लेम नहीं करता, ठीक है, तो अब 12 साल टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद वो जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होगी वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी।
उस 12 ईयर्स का पीरियड गुजर जाने के बाद कोई और आकर क्लेम नहीं कर सकता उसकी ओनरशिप के लिए, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए। जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 ईयर्स का टाइम पीरियड डिस्क्राइब्ड है। अगर कोई बंदा ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि गोल्ड हो गया फॉर एग्जांपल, तो या कोई मशीनरी वगैरह हो गई, तो अब यहाँ पर जो है 3 ईयर्स तक वो पर्सन जो है अपने पास रखता है, उसकी पोजेशन को अपने पास रखता है, तो अब वो उसकी पोजेशन यानी उसकी ओनरशिप के अंदर चली जाएगी। तो ये सारे मोड्स ऑफ एक्विजिशन थे ओनरशिप के। अब इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है ओनरलेस प्रॉपर्टी का। इस कॉन्सेप्ट को हम इस चीट भी बोल सकते हैं। इस चीट बेसिकली वो लॉज होते हैं जो एक ओनरलेस प्रॉपर्टी और स्टेट के मामलात को डील कर रहे होते हैं, यानी कि स्टेट और ओनरलेस प्रॉपर्टी के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर इस चीट का बेसिक मकसद जो होता है, इन लॉज का जो बेसिक मकसद होता है, वो ओनरलेस प्रॉपर्टीज़ को ओनरलेस ना छोड़ना होता है। ठीक है, यानी कि उनका मकसद ये होता है जो ओनरलेस प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओन्ड कर ली जाए बट बाय द स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 भी इसी कॉन्सेप्ट को डील कर रहा है। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई ओनरलेस प्रॉपर्टी है किसी प्रोविंस के अंदर है, तो उस प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है उस प्रॉपर्टी को एक्वायर ऑक्यूपाई कर सकती है, यानी कि उस ओनरलेस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप होगी वो गवर्नमेंट के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो स्टेट पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, ये आर्टिकल 173 के अंदर मौजूद है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो फिर अब ऐसी ओनरलेस प्रॉपर्टी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बेसिकली इसी तरह के लॉज को हम चीट कहते हैं। अब इनकम्बरेंस का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, बेसिकली एक क्लेम होता है, ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो ऑलरेडी किसी पर्सन की ओनरशिप के अंदर हो और कोई सेकंड पार्टी आकर उसकी ओनरशिप क्लेम कर दे, तो इस कॉन्सेप्ट को इनकम्बरेंस कहते हैं। इस क्लेम के बाद जो राइट्स होते हैं उस ओनर के पास, जो राइट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यानी कि जब तक जो प्रॉपर्टी इनकम्बरेंस के अंदर है और कोर्ट फैसला नहीं सुना देती, तो जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का वो उसको बेच नहीं सकता, ठीक है, और उसके जो राइट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के ऊपर। तो जब तक वो क्लेम नहीं हट जाता, ठीक है, कोई या तो फिर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता कोर्ट की तरफ से, तो वो प्रॉपर्टी इनकम्बरेंस के अंदर चली जाती है। इनकम्बरेंस का हमें कॉन्सेप्ट मॉर्गेज के अंदर मिल सकता है जब लोन्स बेसिकली लिए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक से जब लोन लिया जा रहा होता है तो वहाँ पर मॉर्गेज के नाम पर कोई प्रॉपर्टी रखवानी पड़ती है, यानी गिरवी रखवानी पड़ती है कि अगर इन केस बंदा ड्राफ्ट कर जाता है, लोन को पे बैक नहीं कर सकता है, तो फिर उस प्रॉपर्टी वो जो प्रॉपर्टी होगी वो फिर बैंक उसको ज़ब्त कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब तक वो इनकम्बरेंस के अंदर होगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है, बैंक की तरफ से इनकम्बरेंस में रहेगी वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसके ऊपर वो मॉर्गेज के अंदर गई हुई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब तक वो पे बैक नहीं कर देता लोन, ठीक है, पर्सन, तो वो प्रॉपर्टी क्लेम से बाहर नहीं आ सकती। इसी तरह से ईज़मेंट का कॉन्सेप्ट है। ईज़मेंट बेसिकली दूसरे लोगों को राइट टू यूज़, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा होता है। ईज़मेंट के हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि किसी और की प्रॉपर्टी के अंदर से गुजर कर अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंचना, ठीक है, कोई रास्ता ही नहीं है और एक वाहिद रास्ता है कि किसी और की प्रॉपर्टी में से जाकर ही, मतलब गुजर कर ही उस प्रॉपर्टी तक पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट ऑफ ईज़मेंट बेसिकली राइट टू मूव यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, दूसरे की प्रॉपर्टी में से। इनफैक्ट यहाँ पर उसकी ओनरशिप में भी नहीं है वो प्रॉपर्टी, लेकिन उसको फिर भी राइट ऑफ ईज़मेंट, ठीक है, राइट ऑफ ईज़मेंट के थ्रू उसको मूवमेंट का राइट दिया जाएगा। इसी तरह से राइट ऑफ ईज़मेंट्स के अंदर जो बेसिकली वायर्स होते हैं, ठीक है, अब वायर्स दूसरे की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से होते हुए या किसी प्रॉपर्टी से गुज़रते हुए आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी राइट ऑफ ईज़मेंट्स बेसिकली प्रोवाइडेड होते हैं। तो इस वजह से ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी इनकम्बरेंस में आती हैं। उस प्रॉपर्टी को, उस रास्ते को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस पे क्लेम होता है, ठीक है। यहाँ पर उस ओनर जो है उसके पास राइट्स नहीं होते, उसके राइट्स जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो उन रास्तों को बंद नहीं कर सकता कि जो ईज़मेंट राइट्स हैं दूसरों के वो नुकसान पहुँचा रहे, उनको नुकसान पहुँच रहा हो।
इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लीन्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस इम्पोज होते हैं और अगर उन टैक्सेस को नहीं पे किया जा रहा होता तो अब भी वो प्रॉपर्टीज़ बेची नहीं जा सकती, ठीक है। उनके जो राइट्स होंगे वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ओनर के ऊपर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इनकम्बरेंस का। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपके कोई कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू देयर। Thank you for staying with us.